निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा मतलब फ्री में सैन्य सेवा मतलब सैनिक को सबसे ज़्यादा सेवा करना किसने लागू किया था? तो जो बिस्मार्क जी थे ना, वही सबसे ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में हूबहू छपेगा। और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम फोटो के माध्यम से आपको पूरा 100% में 100% देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और 100% समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय ये जो थे, ये फोटो किन का है आप लोग पहले से ही अगर पढ़े होंगे तो देख के जान गए होंगे कि ये बिस्मार्क का फोटो है, ठीक है, जो कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बिस्मार्क जी। और ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या था कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा मतलब फ्री में सैन्य सेवा मतलब सैनिक को सबसे ज़्यादा सेवा करना किसने लागू किया था? तो जो बिस्मार्क जी थे ना, वही सबसे ज़्यादा अपने देश में सैन्य सेवा लागू किए थे, ठीक है। जैसे सैनिक पे ज़्यादा ध्यान देना, सैनिक का सैलरी बढ़ा देना, सैनिक को सैलरी से पहले ही मतलब पैसा दे देना, ठीक है, उनके खान पान पे अधिक ध्यान देना, ये बिस्मार्क जी किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिस्मार्क। और ये कब पूछा गया प्रश्न है? तो ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि एक साल गैप करके बिहार बोर्ड हर वर्ष पूछता है, तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए इस वाले को भी आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। और बाकी आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, और दूसरे नंबर प्रश्न को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया का कुलपति, कुलपति मतलब चांसलर या कुलपति कोई भी बोलती है, आप लोग अभी तो पढ़े होंगे चांसलर के बारे में कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो आपको प्रश्न में घुमा के भी दे सकता है कि ऑस्ट्रिया का कुलपति कौन था। तो कुलपति का मतलब चांसलर ही होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का कुलपति या चांसलर बिस्मार्क मेटरनिक था, ठीक है। और ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया का कुलपति या चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का कुलपति ये मेटरनिक था, ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इसका पूरा नाम क्लेमेंस वन मेटरनिक था, ठीक है। और इसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और इसकी मृत्यु 11 जून 1859 को हुई थी। और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का कुलपति था। चलिए आगे इसके बाद वाले फोटो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं है, फिर भी हम आपको अपना 100% देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ये लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हम लोग का, ये समझिए हम लोग मेटरनिक के बारे में समझ रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया के कुलपति या चांसलर थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के कुलपति चांसलर का नाम क्लेमेंस वन मेटरनिक था, ठीक है। और इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और इनका मृत्यु 11 जून 1859 को हुआ था। और ये ऑस्ट्रिया के कुलपति थे, आप लोग पढ़े। और इनके बारे में मुख्य जानकारी यहाँ पे नीचे में दी गई हुई है। यहाँ पे इनके बारे में मुख्य जानकारी कि वो ऑस्ट्रिया का शक्तिशाली राजनेता और कूटनीतिज्ञ था। केवल आप लोग जानते होंगे कि मेटरनिक भी एक कूटनीतिज्ञ था, नए नए विचार, नए नए टेक्निक बनाता था कि कैसे किस देश को हराया जाए, ठीक है। और बाकी उसने यूरोप में शांति और राजशाही को बनाए रखने की नीति अपनाई। और 1815 में आप लोग पढ़े होंगे वियना कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन। तो 1815 में वियना सम्मेलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। देखिए हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? और ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित किया गया? तो लुई फिलिप का 1830 के बाद ये जो है ना फ्रांस, उसमें शासन स्थापित किया गया लुई फिलिप का। और इनके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं कि फ्रांस का राजा लुई फिलिप का शासनकाल 1830 से 1848 तक था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1848 के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स या चार्ल्स दसम को बनाया गया था। तो इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इनके बारे में देखिए हम आगे शायद फोटो लगाए होंगे, आपको पूरे अच्छी तरह समझा दे। देखिए यहाँ पे लुई फिलिप फ्रांस का राजा था और इनका शासनकाल 1830 से 1848 तक था। अब बाकी इनका परिचय था लुई फिलिप जुलाई में
राजशाही का शासक बना। ठीक है, जुलाई के महीने में ये वहाँ पे राजा बने थे। ठीक है, ये उस समय का बात है। और बाकी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि यह 1830 की क्रांति के बाद सत्ता में आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1830 के पहले वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन, ये सब चल रहा था मेटरनिख के द्वारा। ठीक है, तो 1830 के बाद ये क्रांति में आए और इसने खुद को फ्रांसीसियों का राजा कहा और 1848 की क्रांति से इसे पद छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जनता भड़क गई। ये जो थे हमारे ये मेजनी साहब, वो कई सारे अभियान कई सारे चलाएं, इसलिए मतलब यूरोप, यंग यूरोप, यंग इटली जैसे कई संस्था को चलाएं कि जिससे, क्योंकि इनके बाद चार्ल्स एक्स राजा बन गए थे यहाँ के फ्रांस के। ठीक है, तो इनके बारे में, और यही है लुई फिलिप, इनका फोटो यहाँ पे देखिए, यही है लुई फिलिप। ठीक है, ये एआई के मदद से फोटो बनवाया गया है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लुई फिलिप, एक बार हम फिर से दोहरा दे हैं कि 1830 से 1848 तक इनका क्रांति कायम रहा फ्रांस में। ठीक है, और ये 1830 की क्रांति के बाद सत्ता में आया। इन्होंने खुद को फ्रांसीसियों का राजा बताया, इसलिए इनको यंग यूरोप, यंग इटली जैसे मेजनी के द्वारा ये शासन चला के, या ये जो होता है ना आंदोलन चला के उनको हटाया गया गद्दी पर से। उसके बाद चार्ल्स एक्स या चार्ल्स दसम को राजा बनाया गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो भी एक राजशाही नेता थे, वो भी चार्ल्स जो एक्स थे वो भी एक कूटनीतिज्ञ नेता थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन का कुलपति था। तो आप लोग वहाँ पे पढ़े कि कुलपति मतलब चांसलर, तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन का मतलब जर्मनी का चांसलर था या कुलपति था। तो जो बिस्मार्क थे वही ये जो थे जर्मन के कुलपति या चांसलर थे। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जर्मन का चांसलर या कुलपति था। तो ये बिस्मार्क जी थे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न को हम आसान ट्रिक में आपको बता दे रहे हैं कि कैसे याद रखना है। जैसे कोई जर्मनी का होगा ना, तो जर्मनी के ऊपर जैसे ये लगा होता है रॉ, वैसे ही इनके नाम में भी यहाँ पे रॉ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क के ऊपर रॉ लगा हुआ है, इसमें ज के ऊपर म के ऊपर रॉ लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि जर्मनी है तो ऊपर रॉ लगा होगा तो मार दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग ये 4th नंबर प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ लिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का कुलपति या चांसलर था, तो बिस्मार्क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि लुई 16वां, ठीक है, यहाँ पे 16वां हम नहीं लिख पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए यहाँ पे लुई 16वां को फांसी कब दी गई, तो 1793 में लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई थी या मार दी गई थी। ठीक है, और यही है लुई 16वां जो निरंकुश या प्रतिक्रियावादी नेता राजा था। ठीक है, सब पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो आप लोग पढ़े होंगे गैरीबाल्डी के बारे में कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाविक। और यही है गैरीबाल्डी। देखिए आप लोग फोटो के माध्यम से समझिए काफ़ी अच्छे से कि कौन गैरीबाल्डी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब जाने रहिएगा तो आपको सब फोटो के माध्यम से समझिएगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब इनका नाम आप लोग बताइए, लेकिन क्वेश्चन से तो आप लोग समझिए गए होंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। बाकी यंग यूरोप, यंग इटली नामक संस्था मेजनी नहीं बनाया था, और मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। ठीक है, और यही है मेजनी साहब। ठीक है, और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शायद इनके बारे में पूरा परिचय यहाँ पे होगा, हम आपको समझा देंगे। हाँ देखिए इनके बारे में पूरा परिचय यहाँ पे है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से अच्छा हम आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे और हमेशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये प्रश्न है, ये जो था कि मेजनी का जीवन परिचय। तो देखिए मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को हुआ था जेनेवा इटली में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1872 को हुई थी पीसा इटली में। ठीक है, जन्म जेनोवा इटली में और मृत्यु पीसा इटली में हुई थी। ठीक है, और इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो इटालियन थी, क्योंकि ये इटली के थे। और बाकी इनका व्यवसाय क्या था, तो क्रांतिकारी थे, राजनेता और लेखक भी थे। ठीक है, और इनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी था, और इनका योगदान था मेजनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नामक संगठन बना के लोगों को एकत्रित किया, लोगों को उत्साह जगाया। ठीक है, और उनका उद्देश्य इटली को एक एकत्रित, स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जर्मनी के एकीकरण से पहले पूरा ये जो इटली, फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस कई अलग अलग राज्य में विभाजित थे। ठीक है, तो उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था इनके एकीकरण में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के तहत ये जो हुआ था एकीकरण वो हो गया था। ठीक है, जर्मनी और इटली का। ठीक है, और इनका वे इटली में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी। ठीक है, मेजनी
एक बहुत बड़े सबसे ज़्यादा मेजनी का योगदान है ये फ्रांस के इटली के एकीकरण में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप, यंग इटली जैसे कार्बोनारी संगठन का संस्थापन ये मेजनी ही थे और मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। ठीक है, और ये 2019-2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और यही है तुर्की देश का फोटो। तुर्की शायद कुछ इसी प्रकार का है, बाकी यहाँ पे शायद यही झंडा है क्या, हमको उतना अच्छे से नहीं मालूम है, बाकी आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार केवल बिस्मार्क ही थे। ठीक है, बाकी आपसे ये पूछेगा कि इटली का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार तो मेजनी हो जाएगा, गैरीवाल्डी हो जाएगा, काउंट काबूर हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल हो जाएगा। ठीक है, वो 4 गो हो जाएगा। ठीक है, बाकी केवल जर्मनी का पूछे तो सिर्फ बिस्मार्क पे आप लोग टिक करिएगा क्योंकि बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हो। देखिए यहाँ पे हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के निवासी थे और ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और यही है रॉबर्ट ओवन। इनका थोड़ा मुँह देखिए, थोड़ा भूत टाइप का है, लेकिन आप लोग डरिएगा मत। चलिए आगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था और नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही अच्छे सेनापति के पद पे पहले थे जब राजा लुई सोलावा थे। ठीक है, लेकिन 1804 में इन्होंने भी वहाँ का इटली का राजा बना, फ्रांस का राजा बना और पूरा आप लोग पढ़े ही होंगे कि काफ़ी अच्छे से ये देश को चलाएं, राज्य को चलाएं। ठीक है, बाकी इनको सेंट हेलिना नामक जगह पर जाके इनको मार दिया गया। ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट बी। जर्मन राइन का निर्माण किसने करवाया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण करवाया था। चलिए यहाँ पे हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने करवाया था और बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटोमन बिस्मार्क था। ठीक है, और ये जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जर्मनी का एकीकरण यही किए थे। ठीक है, और ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो 2011, 17, 20, 23, 2024 और 2026 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर थे उनको विक्टर इमैनुअल ने, जो विक्टर इमैनुअल वहाँ के राजा थे और काउंट काबूर जो थे वो एक मंत्री थे शायद पहले, लेकिन विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और ये 2020 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बाकी आज का अंतिम और लास्टवा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं 15 नंबर प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ठीक है, और ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो 2020, 21 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको एक एक वर्ड अच्छा लगा, एक एक सेंटेंस अच्छा लगा और ये पूरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मैं वो भी सुधार लूँगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।